रियासती जुल्म के 80 दिन गुजर जाने के बाद रियासत के सरबरा को ख्याल आया कि उस खानदान से ताज़ियत कर ली जाए जिसे 19 जनवरी सन 2019 को साहिवाल की एक सड़क पर दहशतगर्द कहकर गोलियों से भून डाला गया था। जी हाँ, पूरे 80 दिनों के बाद हमारे वजीर आजम ने कल मुतासरा खानदान से मुलाकात की और इजहार अफसोस किया। ये ताज़ियत खालिस्तन हाकिमाना अंदाज की थी, जिसमें ताज़ियत करने वाला हाकिम अपने महकूम के पास चलकर जाना गवारा नहीं करता और उसे अपने पास बुलवाकर ताज़ियत की रस्म पूरी कर दी जाती है। साहिवाल सानेह के मुतासरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहीद खलील के वालिद, भाई और बच्चों को बुलाया गया। 6 अफराद को एक ही सोफे पर बिठा दिया गया। बदनसीम बच्चों को हाकिमों के महल में पहुंचकर भी बैठने को महज अपने बड़ों की गोद ही मयस्सर आई। जज्बात से आ रही इस मुलाकात में नजरें मिलाए बगैर ताज़ियत की गई। मुल्क का सरबरा मुतासरा खानदान के साथ नजरें ना मिला सका और जिसने अपना बेटा, बहू और पोती गंवाई थी, वो बूढ़ा शख्स अपनी लाठी थामे बस जमीन को ही घूरता रहा। फुटेज बनाने के लिए इमदादी चेक्स भी थमाए गए, मगर जिन मासूमों को रियासत ने यतीम किया, उन बच्चों को उसी रियासत के सरबराह ने गले तक न लगाया। रियासत जब अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाए तो मुतासरीन का दुख कैसे बांटा जाता है, न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म अभी चंद दिन पहले इसका अमली नमूना दिखा चुकी है। न्यूजीलैंड में जब मुसलमानों का कत्लेआम किया गया तो उस मुल्क की वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के आंसू पहुंचने के लिए 80 दिन इंतजार नहीं किया, बल्कि अगले ही दिन वो उन लोगों के दरमियान मौजूद थी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने ना तो मुतासरीन को अपने महल में तलब किया और ना ही इमदादी चेक्स देने की कोई वीडियो बनवाई। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जोसिंडा ने मुतासरीन का दुख उस अपनायत से बांटा कि तस्वीरों की शक्ल में वो पूरी दुनिया ने महसूस किया। जोसिंडा ने सिर्फ दुख ही नहीं बांटा, बल्कि उस कातिल को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने पेश भी किया। ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो, इसके लिए मुल्की क़वानीन में ज़रूरी तरमीम भी की गई। इन सब बातों के बरक्स पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। CTD के उन मुजरिमों को आज तक ना तो सामने लाया गया, बल्कि पूरी की पूरी रियासत उनकी शनाख्त छुपाने के लिए ढाल बनी हुई है। रियासती सतह पर उन मुजरिमों को प्रोटेक्शन दी जा रही है, शवाहिद तक मिटा दिए गए हैं। दोनों वाक़यात का मवाजना करें तो हम कह सकते हैं कि वो जोसिंडा थी, ये इमरान खान हैं। वो वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड थी, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। जोसिंडा एक लादीन थी, उसका कोई मज़हब नहीं था। इमरान खान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देते हैं, रियासत मदीना के दावेदार हैं। जोसिंडा अफसोस करने मुतासरीन के पास खुद चल कर जाती है और जिनके पास जाती है बिल्कुल वैसी बनकर जाती है। इमरान खान पूरे 80 दिन बाद मिलते हैं और अपने पास बुलवा कर मिलते हैं। जोसिंडा ने मुतासरीन को गले लगाया, आंसू पहुंचे। हमारे वजीर आजम ने यतीम बच्चों के सर पर सरसरी सा बस हाथ फेरा। जोसिंडा ने कातिल को पकड़कर कानून के सामने खड़ा किया। हमारे वजीर आजम 3 माह के बाद भी कमीशन खेल रहे हैं। जी हाँ, वो वजीर आजम न्यूजीलैंड थी, ये वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बीनर सलीम। मेरे साथ आज मौजूद होंगे जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, PMLN से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद होंगे जी चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बहुत सीनियर रिप्रेजेंटेशन है इस्लामाबाद से, DSNG के जरिए मेरे साथ बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम उस्मान डार साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली जैसे भी सीनियरिटी के हिसाब से हो गया, लेकिन मैं दोनों सीनियर अपने पैनलिस्ट से दरखास्त करूँगी कि आप प्लीज़ हुकूमत को एज़ पर प्रोटोकॉल सुनिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं उनको सुनना चाहती हूँ कि व्हाट ही हैज़ टू से। डार साहब, आप सियालकोट में, आपका बड़ा रोब है, आपका बड़ा दबदबा है। मैंने आपकी दोनों इलेक्शन कैंपेन्स माशाल्लाह अल्लाह के फजल से कवर की, आपकी बड़ी इज्जत है माशाल्लाह से आपके हल्के में। जब आपके हल्के में कोई फौतगी हो जाती है, कोई अपने से दूर हो जाता है, आप जाकर उनके साथ अफसोस करते हैं, उनको बुलाकर अपने पास अफसोस करते हैं। जोसिंडा ने जो किया जब न्यूजीलैंड में हुआ, तो उसकी तारीफ इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब ने पर्सनली फ़ोन किया और उनको पता था कि ये चीज़ अच्छी की है उन्होंने, जिस तरीके से जोसिंडा ने डील किया इस पूरे मामले को। लेकिन खान साहब साथ खड़े नहीं हो पाए साहिवाल वाक़े के जो लवाहिकीन हैं उनके। इमरान खान साहब उनके वालिदैन वापस नहीं कर सकते
लेकिन पास खड़े तो होते, एटलीस्ट सोफे ही प्रोवाइड कर देते कि वो ठीक तरह से बैठ जाते। फुटेज आपने रिलीज की, आपने देखी डॉक्टर साहब ये फुटेज? कुछ कहेंगे वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में? देखिए बिनिश, जिस तरह के हालात का सामना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस मुल्क में, उस तरह के हालात का सामना जसिंडा साहिबा को नहीं है न्यूजीलैंड में। उनको वहाँ करप्शन का सामना नहीं है, उनको वहाँ मुआशत का सामना नहीं है जिस तरह की बदहाली इस वक्त मुआशत की है, सिस्टम की तबाही का सामना नहीं है, अदारों की तबाही का सामना नहीं है। पिछले 35-40 सालों के चौधरी साहब को तो मुस्कुराना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ जुबैर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि सारी तबाही के जिम्मेदार ये हैं। ये मुस्कुरा ही सकते हैं इस गरीब अवाम पे, और कुछ नहीं कर सकते। जसिंडा को पिछले 35-40 सालों में जो तबाही और मिसमैनेजमेंट हुई है पाकिस्तान में, उन चीज़ों का सामना नहीं है। तो इसलिए आप कंपैरिजन जो कर रही हैं जी, वो एक प्राइम मिनिस्टर है और एक ये प्राइम मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ। आप हालात देखें, दोनों प्राइम मिनिस्टर किन हालात में हैं, ये बड़ा जरूरी है जानना। एक खुशहाल कौम, एक ऐसी कौम जो पीस का पैगाम है इस दुनिया के लिए, न्यूजीलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट डॉक्टर साहब, कैमरामैन साहब से मैं गुजारिश करूंगी जो मेरे कैमरामैन है कि मुझे आगे जरा हिलाए। नहीं सर, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही आप, नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हकीकतन आपने इसका मलबा अपोजिशन पर डाला है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर। डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं, मैं अपोजिशन का तो नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग हैं उसमें पिछले 35 साल। लेकिन मैं असल बात पे आ रहा हूँ ना। अच्छा। मुझे पता होता कि अगर आपने ये सारा उन्होंने गले लगाया नहीं लगाया, तो मैं न्यूज ये जो न्यू वालों का कोई कैमरामैन ही अंदर भेज देता, गेट से लेके जब वो पीएम सर अलाउड नहीं था। फुटेज आपने जारी की, आपने खुद बुलाया, खुद फुटेज बनाई और खुद से जारी की। आप चला रही हैं। देखिए असल बात ये है, जो असल आप बात कर रही हैं कि 80 दिन हो गए हैं केस की, उस तरह सुनवाई नहीं हुई जिस जुडिशल कमीशन की वो बात कर रही हैं, या केस ट्रांसफर करने की बात कर रही हैं। वजीर आजम ने संजीदगी से हदायत दी हैं कि वो जो 3 उनकी डिमांड्स थी, देखिए कोई भी दौलत का अंबार लगा दे, किसी की माँ चली जाए, किसी का बाप दुनिया से चला जाए, किसी के प्यारे चले जाए, पैसा उस चीज़ की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ठीक फरमा रही हैं कि जो जस्टिस का सिस्टम है, अदल इंसाफ का सिस्टम है, उसको बेहतर करने की जरूरत है उस मुल्क में। हम उसके हामीकार हैं, हम उस पर काम करना चाहते हैं। उसमें हमें अपोजिशन के साथ की भी जरूरत है। जुबैर साहब बैठे हैं, चोई साहब बैठे हैं, मैं इन्हें दावत देता हूँ आए इस मुल्क में अदल इंसाफ के लिए ही काम करते हैं। कब तक ट्रेन मार्च देंगे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस रोकने के लिए? जी हम ट्रेन मार्च लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी हम भी सड़कों पे आ रहे हैं। आए इस मुल्क के अदारों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम। आप लोगों की जो शरीफ फैमिली है, आप लोगों के जो लीडरान हैं, उसके खिलाफ आज की बड़ी अपडेट, ताज़ा तरीन जो चीज़ सामने आ रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने सबूत पकड़ लिए हैं, बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग अब भी की जा रही है। सर कितनी मनी लॉन्ड्रिंग आपने करनी है अब? एक तो भिनिश मैं सीरियसली आई एम इन अ डेज। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे हंसी तो आ रही थी कि अब मतलब अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जाएगी ना, तो कोई कैच छोड़ेगा तो ये उस्मान डार साहब या फैसल वाडा साहब, उसका कसूर जो 30 साल में करप्शन हुई है। आपका सवाल ये था कि वो क्यों नहीं वहाँ, अगर जब किसी की ताज़ियत के लिए होती है तो आप जाते हैं चल के या वो आते हैं? आपने यही सवाल किया। उन्होंने कहा जो इस मुल्क में करप्शन हुई है। मतलब क्या रिलेशनशिप है? व्हाट आर वी टॉकिंग? क्या हो गया तहरीक इंसाफ को? मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया हूँ। मतलब सवाल आपने किया साहिवाल इंसिडेंट के हवाले से, सवाल आपने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल दी और उनका ये पूछा जो पाकिस्तान में तरीक़ेकार है। पाकिस्तान में करप्शन होती है ना, तो पाकिस्तान में जब किसी की फौतगी होती है तो हम क्या करते हैं? ये बहाना करते हैं कि जी वो करप्शन इतनी हुई है इसलिए मैं नहीं आ रहा। मतलब दिस इज व्हाट एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर और पीटीआई गवर्नमेंट इज सेइंग कि इसलिए नहीं गए वो। आपने कहा है अभी, आपकी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं उस्मान डार साहब। आपने ये कहा कि वो मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने तो हालात की बात की है। लूट मार का दौर दोनों ममालिक के हालात की बात की है। फेस कर देखिए जुबैर साहब, मुझे लेट मी क्लियर पहले। मैंने कहा है कि दोनों वजीर आजम को मुख्तलिफ हालात मिले हुए हैं गवर्नमेंट करने के लिए।
वो एक खुशहाल मुल्क है, डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म है, उसके ये साथ 30,000 अरब का मकरूज मुल्क है जिसके वज़ीर-ए-आज़म है इमरान डॉक्टर खान। साहब, मैं ये बता रहा हूँ, हाँ चलो, दोनों की मकरूज भी पिच ही उसको शामिल मुख्तलिफ कर है। दिया। तो अब ठीक है, तो अब हम पीटीआई के मिनिस्टर्स के साथ, उनका भी तो सेम मसला है ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्रेजिडी होती है, कुछ होता है, तो आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मकरूज है, और वो चूंकि पिछली हुकूमतों ने मकरूज किया है। आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, इसलिए आप आम लोगों के मसाइल हल करने से लेके ताज़ियत तक नहीं जाएंगे। दिस इज शॉकिंग, आई थिंक दिस इज डिस्ग्रेसफुल। ये यहाँ एक स्पीकर उठता है, वो कहता है 2 के बदले 1 रोटी खाएं। एक मिनिस्टर उठता है, वो कहता है कि 2 से 4 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो मिनिस्टर शर्मिंदगी के बजाय वो ये कहते हैं कि जी 1 बिलियन जॉब ऑफर्स होंगी। और फिर हमाद अजहर जैसे इतने डीसेंट मिनिस्टर आपके वो डिफेंड करते हैं फैसल वाडा को। क्या प्राइम मिनिस्टर उस फैमिली को मिले नहीं? मुझे आप मुझे बताएं, क्या सवाल प्राइम आपसे मिनिस्टर फैमिली दूसरा को मिले नहीं है? सवाल आपसे दूसरा था। अब आप डिफेंसिव उसमें आके, उस्मान डार साहब, आपने एक ऐसी बात की है ना कि आप खुद उसको दोबारा जब ये देखेंगे ना तो आप खुद शर्मिंदा होंगे। ओके जेंटलमैन, मैं जरा डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। मैं जरा बात तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मिले नहीं है। I have to add People's Party guys, please hang on. अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब, आप भी आई एम श्योर कि इसी पर बात करना चाहेंगे क्योंकि आपकी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। हालांकि मेरा आपसे सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा आपसे सवाल उसी चीज़ को लेकर के है जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब को हटाना होगा। हमें से मुराद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं हटाया तो कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी। ये कौन सी तीसरी कुव्वत होती है? कौन है तीसरी कुव्वत? तीसरी पार्टी हो सकती है, कुव्वत कौन है? जी सर। अच्छा देखिए, बुनियादी बात यह है कि पहले मैं 2-3 बातें उस इशू पे, 3 पहलू थे। एक, चलो प्राइम मिनिस्टर मसरूफ हो सकते हैं, बाकी कौन गया है उनके घर पे जरा मुझे बता दे। मैं गया हूँ, मेरी पार्टी के बाकी लोग गए हैं, कौन गया उधर उनके आंसू पूछने के लिए? बताएं डार साहब, यहाँ पे रिकॉर्ड पे है, नाम बता दें। कोई गवर्नमेंट का कोई चीफ मिनिस्टर गया हो, कोई बड़ा नाम गया हो, फिर ये है। फिर ये है, डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, जरा बात करने दें, छोड़ देना, बारी बारी करें। मैं आती हूँ आपके पास डॉक्टर साहब, आप नोट्स ले लेना डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपकी पूरी बात करूंगी। गवर्नर इज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, गवर्नर इज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब सवाल ये है कि ये तो फिर वही बात है जो साहब मुझे कहना पड़ रहा है कि आटा गूंथते हिलती क्यों हो। ओहो डार साहब, आप अपनी बारी पे बोले ना, जरा मैंने गलत कर लें दो, इंज ते ना करो सर, इंज फिर समझ नहीं आती, खुदा दा वास्ता है सर। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਨ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ 80 ਦਿਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ 80 ਦਿਨ। 80 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि मुझे ये बताएं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस दिन 18 अक्टूबर को 2007 को उस पे हमला होता है, उस पे हमला होता है, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं आप जाए ना, आपकी जिंदगी खतरे में है। वो अगले दिन अस्पतालों में थी और अगले दिन लोगों के घरों में थी। और बिल्कुल मुझे कुछ लोगों ने तस्वीरें भेजी, इसी तरह से लोगों को, औरतों को वो गले लगा रही थी, इतनी अपनाइयत से, इतनी प्यार से, जैसे वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। उसको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थी, वहां पे भी खतरा था। वो अगले दिन गई है, लोगों के घरों में गई है, बार बार जा रही है, लोगों को कह रही है कि मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगी जिसका आप 80 दिनों बाद जाकर कह रहे हैं कि वो तफ्तीश की दूसरी बात मैंने करनी थी, आप 80 दिनों बाद जाकर कह रहे हैं कि आप हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे। आप फिर अपनी नाकामी का इतराफ कर लें कि मेरे सारे इदारे फेल हो गए, हम हुकूमतें सारी फेल होगी, इसलिए हम जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी बात, अगर आपने उनको कुछ देना था तो लोगों को पता है लोग कितने सेंसिटिव थे इस इशू पे, आप चुप करके दे देते। क्या क्या जरूरत थी इस तरह से? और कम से कम अगर ये कर लेते प्राइम मिनिस्टर, उन बच्चों को बुलाकर अपनी गोद में बिठा लेते तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होना था। लेकिन लोग ये समझ लेते कि ये देखे उसने बच्चों से प्यार किया, बच्चों को अपनी गोद में बिठाया। जरा तस्वीरें निकाले बीनिश, अपने लोगों को कहे बेनजीर भुट्टो जिनके घर में गई है उनके बच्चों को गोद में 2-2, 3-3 को बिठाया हुआ है। बिल्कुल याद है चौधरी साहब, आप लोग जो ह्यूमन पहलू है उसको देखें। दूसरी बात जो मैं कहने लगा, देखिए आपने बात की, इन्होंने कहा था 100 दिन दे दें, 100 दिन दे दें,
फिर इन्होंने कहा जी कि 6 महीने आप हमें कुछ ना कहें, इमरान खान साहब का रिकॉर्ड पर ध्यान है, 6 महीने बाद हम जिम्मेदार होंगे। मैं तो कहता हूँ जुबैर साहब, आपके भाई हैं असद उमर साहब, उनको फोन करके रोके, वो IMF गए हैं, इमरान खान साहब बड़े जिद्दी आदमी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा हुआ है कहीं वो पूरा ना कर बैठे तो इस मुल्क और बुरान में चला जाएगा। मुझे ये बताएं, क्या आपने सवाल गाली, अगर आप ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि इससे मुईशत ठीक हो जाएगी, तो मैं ऑफर करता हूं मुझे भी जेल भेज दें, जुबैर साहब को भी जेल भेज दें, हम बीनिश को भी साथ ही भेज दें किसी तीसरी बारक में, अगर इससे मुईशत ठीक होनी है। सर मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, आप अपना काम बताएं। आप सवाल जो उठा रही हैं, ये सवाल उठाने वाले भी जेल में जाने वाले, जो सवाल करेगा वो भी जाएगा। आप जितने सवाल कर रही हैं, जिस तरह से प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है आपसे भी। मुझे ये बता दें कि ये कोई काम बता दें चौधरी साहब, जुबैर साहब, डार साहब, इसाक डार साहब के इंटरव्यू करने के ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं। हालांकि परवेज मुशर्रफ साहब भी मफरूर हैं, उनके इंटरव्यू करने के ऊपर कोई नोटिस नहीं आता, लेकिन इसाक डार साहब का इंटरव्यू हो जाए तो नोटिस आते हैं। जी बात मुकम्मल कर ले, मैं ब्रेक लूं, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाती हूँ। जी चौधरी साहब, 2 और ज़रबें लगने वाली हैं। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, उसमें ये महंगाई करेंगे, और फिर बजट आ रहा है उसी रमजान शरीफ, उसमें और महंगाई करेंगे। मुझे कल एक ड्राइवर कह रहा था कि मेरी 16,000 तनख्वाह है, 10,000 मेरा बिल आ गया गैस का, मुझे बताएं मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेनी है, अभी बिजली के आने वाले हैं, बाकी आने वाले। जरा डार साहब काफी बेसब्रे हुए हैं, जरा उनको शामिल करते हैं। आप लोगों ने पता नहीं शायद कोई फैक्ट्स गलत बता दिए, आप भी बोल देते हैं, जरा डार साहब से थोड़ा फैक्ट्स चेक कराते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। उस्मान डार साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल, एंड चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। उस्मान डार साहब, मोहम्मद जुबैर साहब एंड चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ बने हुए हैं। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। उस्मान डार साहब, भाई आप लोगों को जो बड़ी चीज़ पता चली है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अभी भी शरीफ फैमिली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। एज पर इमरान खान साहब बैग भर भर के दुबई जा रहे हैं, तो सर आपको पता है ना कि आपको ये साबित करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोग के पास सबूत होंगे। मैं वेट कर रही हूँ सर, शेयर कर लें। आपकी तो अब गवर्नमेंट है, अब आपको कौन रोक सकता है? कोई प्रेशर भी नहीं है आपके ऊपर। यू पीपल आर इन द गवर्नमेंट, कम ऑन एंड टेक एक्शन। देखिए, ये तो साबित करना है उन अदारों ने जिनका काम है। वो नैब है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शरीफ खानदान ने जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की है, चाहे वो आसफ अली जरदारी साहब के केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, एसेट बियॉन्ड मींस के, इसी तरह शरीफ खानदान के हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जो साबिक हुक्मरान थे पंजाब में 10 साल रहे हैं, उन जिन वजारतों में अगर माली तौर पे कह लें नुकसान पहुँचाया गया ख़जाने को, और मनसूबों में बढ़ चढ़ कर, जैसे अगर 10 अरब का मंसूबा है उसे 15-20 अरब पे ले गए हैं, और अगर उसका कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जो ये साबित करता हो कि इसकी कॉस्ट बढ़ने की क्या वजह है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ें हैं, उन्होंने उसमें बात की है कि आप सामने लेके आए, मंजर आम पे लेके आए अगर कोई ऐसा मुबैना करप्शन हुई है। वो एक टारगेटेड बात इसलिए है कि शरीफ खानदान ही पिछले 10 साल से पंजाब में मुसल्लत थे, तो ये कहना कि शायद उनको लेकर हम कोई ज़्यादा खौफज़दा हैं जी कि इनको पकड़ें, इनको जेल में डालें। मियाँ जो बड़े मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो तो वैसे ही नाहल हो चुके हैं, हमें उनसे सियासी तौर पे हम क्या खौफज़दा हो सकते हैं। तो ये इनका नैरेटिव है जो अपोजिशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ सही कह रहे हैं। वैसे आप लोग क्या खौफजदा हो सकते हैं? वो अलग बात है कि एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब भूले हों। मतलब नवाज शरीफ साहब चुप हैं, मरियम साहिबा चुप है, शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए हैं, लेकिन आप उन्हीं के खिलाफ कैसे भूल सकते हैं? अच्छा सर, ना भूलें सर, कैसे भूल सकते हैं? मुझे सर कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, जब हमें रोजाना ऐसी बदहाल मुईशत का सामना होगा, 30,000 अरब के जो कर्जे लेके, आप हनीफ अब्बासी साहब को तो भूल गए थे ना? कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, मुझे बताए ना, हनीफ अब्बासी साहब को तो भूल गए थे ना सर? जब हमें पता हो लाहौर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया, हनीफ अब्बासी साहब को सर, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उनको जमानत पर बाहर कर दिया। पीटीआई कैसे देख रही है इस फैसले को? देखिए, हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। उनको कोई सजा उस्मान डार ने या हुकूमत ने नहीं दी थी, उनको सजा रावलपिंडी की अदालत ने दी थी। एक अदालत सजा दे रही है, दूसरी जमानत ले रही है। हमने तो हमेशा अदलिया के फैसलों का एहतराम किया। अब लाहौर हाई कोर्ट को अगर नजर आ रहा है कि इस केस में कोई कमजोरी थी, उन्होंने जमानत ले ली। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर आप माजी में देखें,
तो ऐसे फैसले बड़े कम आपको नजर आएंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं, छुट्टी वाले दिन जमानत हो जाती है। अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूं कि इस मुल्क के हर आम आदमी के लिए इंसाफ इसी तरह हो, सस्ता हो, तेज हो। इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कि मुल्क में इंसाफ इतनी तेजी से मिलना शुरू हो जाए, इतना सस्ता हो। जी ये जी बिल्कुल उस्मान डार साहब ने अभी बात की थी करप्शन के हवाले से। उसमें तीन चीज़ें हैं बिनेश जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि ऑपोजिशन में थे, जलसों के दौरान वो इल्ज़ाम लगाते थे कि एफबीआर के जो चेयरमैन है 25 करोड़ रुपए हर महीने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजते हैं। वो इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। तो एक तो सबसे पहले ये है कि ये इतना बड़ा तजाद है, और वही बैठ के असद उमर के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, IMF के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं। जो शख्स इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रर हो तो उसको साथ भी आप उंगली पकड़ के चलते हैं, और बड़ी तारीफ़ें भी होती हैं और तस्वीरें भी साथ खींचती हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी दी है कि जैसे एक प्रोजेक्ट है उसका 10 बिलियन से 18 बिलियन हो गया, तो वो तो तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन सब चीज़ों की तहकीकात होगी। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को 8 बिलियन में शुरू करने का ऐलान किया था, 48 बिलियन का पहले बजट करवाया, फिर वो पहुंच गया 70 बिलियन से ऊपर हो गया और बनने का नाम नहीं हो रहा। वो है BRT पेशावर, और उसमें जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो 6 महीने में बनेगा तो 25% और 48 बिलियन उसको एक बोनस मिला, और उसको बोनस दे दिया। 2 साल हो गए प्रोजेक्ट नहीं बना, लेकिन 25% दे दिया। वो इसलिए दिया था कि वो इलेक्शन से पहले वो प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया था। सबको पता था कि 6 महीने में कोई प्रोजेक्ट इस किस्म का नहीं बन सकता। वो इसलिए किया था कि पैसे को साइफन आउट बाहर करके अपनी इलेक्शन कैंपेन रन की जाए PTI की, इसलिए किया था। तीसरा करप्शन का केस, ये करप्शन करते थे। अभी मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ये जाके जुबान खोलें और अपनी लीडरशिप से पूछें। जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं KP के, उसमें से 19 गो स्कूल्स, एंटायर 19 डिस्ट्रिक्ट्स। चौथा, जो अभी टीचर्स के हवाले से पिछले 5 साल का जो आया है KP का, उसमें तकरीबन 75% टीचर्स पढ़ा नहीं सकते। ये तो अपने एजुकेशन आपकी नजर में नैब एक्शन और वो कह रहे हैं कि हायरिंग जो की थी, हालांकि गई भी है नैब के पास, नैब BRT के अगेंस्ट आज ही। नैब एक्शन इसलिए नहीं लेता कि वो इमरान खान क्यों ऐलान करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का? इसका मतलब वो नैब के सरबराह है ना, उनका काम। बाकी मईशत का तो जो बेड़ा गर्क हुआ है सर, वो हुआ तो क्यों है? FIA को देख रहे हैं ना इसलिए कि सर, वज़ीर FIA आज़म के साहब जरिए को और कोई काम ही नहीं आता सिवाय इसके कि जी FIA को देख रहे हैं ना इमरान खान साहब, FIA इज डायरेक्टली अंडर हिम, तो वहां से खबरें मिल जाती होंगी, शेयर करते होंगे इन्फॉर्मेशन आपस में। हाँ, तो या तो पकड़ धकड़ कर लें या मईशत को देख लें। मईशत का जो हशर हुआ है वो तो आप सबके सामने है। और ये जो उस्मान डार साहब ने 30,000 बिलियन का जिक्र किया था ना, उस्मान डार साहब, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। ठीक है, 3,300 बिलियन 7 महीने में कर्जा ले चुके हैं। आज एक रिपोर्ट छपी है IMF की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और उसमें उन्होंने कहा है जी सूद देने के लिए 75% ऑफ GDP कर्जा उसका सूद चुका रहे हैं कर्जे लेके। ओ भाई, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आप उसकी बात नहीं कर रहा। उस्मान डार साहब प्लीज एक बात सुन लें, प्लीज एक बात सुन लें। ये बजट आपका है, इसमें रेवेन्यू आपने लगाना था, इसमें एक्सपेंडिचर सुन तो ले, एक्सपेंडिचर का तखमीना आपने लगाना था। 7% डेफिसिट होगा, उसका मतलब ये है 2,600 अरब रुपए का डेफिसिट। पाकिस्तान की तारीख में इतना डेफिसिट नहीं। इस पर कर्जे आप अपने हुकूमत की वजह से ले रहे हैं, हमारी वजह से नहीं ले रहे। ये तो आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, आपका एक्सपेंडिचर शूट अप कर गया है, इस वजह से आप कर्जे इतने ज्यादा ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतने कभी कर्जे किसी ने ली, पिछले के नहीं, आपके पे करने के लिए अपने करतूतों की वजह से आप कर्जे ले रहे हैं। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, आपको नैब से इंसाफ की तवक्को है। मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है, प्लीज ये इसका जवाब जरूर दीजिएगा। BRT के अगेंस्ट आप लोग गए हैं ना सर? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कहा था कि हम जो है वो जो एहतसाब शुरू होगा वो हुकूमत से शुरू होगा, हमसे शुरू होगा। एक के बाद दूसरा जो है वो निकलता चला आ रहा है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद 15 स्कैंडल्स हैं KPK के।
अब मेरा ख्याल है कि ये 5 साल 8 महीने इस हुकूमत को कहना चाहिए। ये गलत बात है कि 8 महीने की हुकूमत है, 5 साल उधर भी तो हुकूमत की है। ये बता दें, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि अगर उसको समझा जाए कि ये पीटीआई का विजन है, ये पीटीआई का एक्शन है, ये पीटीआई का रोड मैप है, वो है बीआरटी। आपने कहा था, असद उमर साहब ने फरमाया था 8 अरब में बना देंगे। इन्होंने कहा था कि मैं, चीफ मिनिस्टर ने कहा था मुझे दें तो मैं 15 अरब में बना दूंगा। 80 अरब पे पहुंच गया, बंद फिर भी नहीं रहा। बसें आई हैं तो उनके गेट दूसरी तरफ है, वहां से 2 बसें गुजर नहीं सकती। तो आप लोगों ने किया क्या है? जो एमडी लेकर आए तो वो था जिसने प्ली बार्गेन की थी, आप कंपनी लेकर आए तो वो थी जो प्ली बार्गेन करके गई हुई थी, ब्लैक लिस्ट थी। आपके मिनिस्टरों के जो रिश्तेदार या दोस्त हैं वो वहां पे ठेकेदार हैं। एक आंधी ने सारा वो आपकी तरक्की का मलिया में करके रख दिया। सो आप सुनामी ट्री पे इंक्वायरी है, क्या कर रही है नैब? खैबर बैंक पे इंक्वायरी है, क्या कर रही है नैब? मालम जब्बा पे इंक्वायरी है, क्या कर रही है नैब? एजुकेशन में फ्रॉड सामने आ गया, क्या कर रही है नैब? हेल्थ के अंदर फ्रॉड सामने आ गया, क्या कर रही है नैब? वो एक ट्वीट की थी, डीजी नैब चेंज हो गया था, वो एक कुछ नहीं कर रही। 15 इंक्वायरीज हैं, कोई एक का बता दें। आपके साबिक चीफ मिनिस्टर पे इंक्वायरी है, आपके चीफ मिनिस्टर पे इंक्वायरी है, आपके सीनियर मिनिस्टर पे इंक्वायरी है, पंजाब के कौन सा बंदा गिरफ्तार हो रहा है? ये जो तमाशा शुरू किया हुआ है उसको छोड़ें। आप ये बता दें कि आप 16 अरब रुपए रोज कर्जा ले रहे हैं, आप कह रहे हैं पिछले कर्जे देने के लिए। आप अगर इस रफ्तार से जारी रहते हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? और ये भी झूठ बोलते हैं रोज कि पिछली हुकूमतों ने लिया। सबसे ज्यादा मुशर्रफ ने कर्जा लिया, 12.15 अरब डॉलर कर्जा लिया था, और 8 अरब डॉलर के कर्जे रीशेड्यूल करवाए थे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देने पड़े, जो उसने देने थे। ये 20 लेकिन चौधरी साहब, जरदारी साहब कह रहे हैं कि अभी मौसम नहीं आया निकालने का, निकालेंगे जरूर लेकिन ईद और मुहर्रम के बाद, तब सर्दियां आ जाएंगी। मुझे ये बताएं इनका बीनेशन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया 375 अरब रुपए का, और ये कह रहे हैं कि मईशत जो है, ये तो आए थे रेवेन्यू को डबल करने। पीपल्स पार्टी ने 1000 अरब से उठाया था, जिन्होंने मईशत तबाह की, वो 1950 पे छोड़ के गया, ऑलमोस्ट डबल। असल में मसला क्या है, 19 अरब डॉलर से ली थी, 25 अरब डॉलर पे थी। जी मसला ये है चौधरी साहब के मसले बहुत ज्यादा हैं, मसले बहुत ज्यादा हैं। अब एक नया मसला है ना सर, ठीक करने आए थे। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, वेरी क्विकली बता दीजिए, मैं ताकि ब्रेक लूँ। अभी ब्रेक में नहीं आप जाएंगी, मैं पहले इनसे इनके जवाब दूंगा दोनों दोस्तों के। जी जी बोले बोले, ब्रेक नहीं होगी आज यहाँ। देखिए चॉइस यहाँ पे भी धरना दे दिया सर आपने, सर आपने ये भी यहाँ पे भी धरना दे दिया कि ब्रेक नहीं होगी। देखिए चले एक सवाल कर लेता हूँ चौधरी साहब से, बाकी 2 मैं बाद में करूंगा ब्रेक। जी चौधरी साहब, मुझे आप बताएं ये मालम जब्बा का केस क्या है, जरा कौम जानना चाहती है। क्या हुकूमत और खजाने को उसमें नुकसान हुआ है? बताएं जरा प्लीज, ये केस क्या है मालम जब्बा? अक्सर टॉक शोज में मालम जब्बा एक जमीन आपने, किसकी एक जमीन आपने अपने रिश्तेदार को अलॉट की जो बहुत कीमती थी। किसकी जमीन? एक जमीन किसकी है वो बताएं ना। बड़ा कॉन्फिडेंट मालम जब्बा का, वो क्या है वो जमीन किसकी है? स्टेट लैंड है भाई, स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड, स्टेट लैंड नहीं, डिपार्टमेंट बताए ना स्टेट लैंड है। 20 पैसे का आता है, आपको पता ही नहीं है। पूरी आप लोग सिर्फ 20 पैसे का पौधा जो है ना चूरन बेचते हैं मालम जब्बा का, चूरन का पौधा लगा पता ही नहीं कि खजाने को नुकसान हुआ है नहीं हुआ मालम जब्बा। मैं आपको बता देता हूँ बता दें क्या है, क्या है। फिर मैं ब्रेक के बाद आऊंगा 2 चीजों पे, गो स्कूलों पे और बीआरटी पे। देखिए मालम जब्बा, अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जो जंगलात सुन ले, अब हौसला करें, चौधरी साहब हौसला करें, मैं ब्रेक लेने लगी हूं सर, सुन ले ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो। चौधरी साहब आपको शर्मिंदगी ना हो मालम जब्बा पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर। मालम जब्बा पे सुन लें, 270 एकड़, सुन तो लें, अब सुन लें जरा, सुन लें चौधरी साहब, सुन तो लें सर, सुन लें आप जरा। देखें बीनिश 270 एकड़ जगह है जो महकमा जंगलात कहता है हमारी है, टूरिज्म वाले कहते हैं हमारी है, जो भी उन्होंने नया एक्ट थ्रू कैबिनेट पास किया उस वक्त। ये छोड़ दे बहस किसकी है, वो बकायदा बिडिंग के थ्रू 3 वहां जो बिडर्स थे, 1 करोड़ 10 लाख जो है वो मैक्सिमम था, फिर 70 लाख और 55 लाख, जो 1 करोड़ वहां उन्होंने दिया है 10 लाख पे या 20 लाख पे, वो मैक्सिमम बिडर था।
उससे खजाने को क्या नुकसान पहुंचा ये आज तक ना समझा सके हैं ना बता सके हैं। जी वहाँ करप्शन हो गया, वहाँ चोरा चकारी हो गया, किसको दी है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, बस आ जाते हैं। यही बातें शहबाज शरीफ साहब करते रहे हैं आशियाना में, अब जेल भुगत के आ रहे हैं सर। और खुदा दा वास्ता है सर, खुदा दा वास्ता है, अवाम नु ट्रक दी बत्ती दे पीछे ना लाओ। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब आपने एक रनडाउन बताया था, मैं आपको एक रनडाउन बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा कम है। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि वो जो एक यू टर्न लिया है ना इमरान खान साहब ने, वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को। मुझे कुछ साथियों ने गलत मशवरा दिया, घर के भेदी ने लंका ढा दी है, वो है शेख रशीद साहब। वो कहते हैं कि भाई एक ग्रुप है हुकूमत में जो कि चाहता है कि एनआरओ मिल जाए पीएमएलएन को। मुझे प्लीज हिम्मत करके डॉक्टर साहब हूं तुसी ना दसना जे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया था कि आप शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। मोहम्मद जुबैर साहब और उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद है। उस्मान डार साहब जरा प्लीज जुर्रत करके, हिम्मत करके कोई खबर ही दे दे, मुझसे नाम शेयर कर ले, किसने कहा था, किसने मजबूरी बना दी थी कि जी इमरान खान साहब को बात माननी पड़ी शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए? देखिए वो तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने फिर नाम तजवीज़ किया, जी ठीक है इन्हें बना देना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ बेनिश, सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप क्या समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनते ही जैसे नैब और एफआईए वालों को लाइन हाजिर कर लिया था, उन पे जिस तरह उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, क्या वो ठीक था? आप बता दें, चलें कौम सुन रही है, क्या ऐसे शख्स का ये बनता था जो खुद नैब के केसेस में हो और वो नैब वालों को बुला के पूछगिछ शुरू कर दी, उन्होंने एफआईए वालों को बुलाना शुरू कर दिया। तो ये मामला कौम के सामने, आपके सामने है। बाकी छोड़े वो गवर्नमेंट के साथ जो भी अपोजिशन के मामला चल रहे हैं, तो ये बतौर इनका जो माइंडसेट है शहबाज शरीफ साहब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, क्या आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं जब वो एफआईए वालों को बुला रहे हैं, वो नैब वालों को बुला रहे हैं और बहुत कुछ करने का था वहाँ। तो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे उन इदारों को जो इनका एहतसाब कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे, करप्शन पे। तो ये क्या है, आप बता देना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जुबैर साहब से पूछती हूँ ना, मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। जी जुबैर साहब। जी मेरा ख्याल है वो जो पहले इन्होंने बात की, मुझे एफआईए का नहीं पता बट नैब का पता है, उनको बुलाया था, वो ठीक नहीं था, दैट शुड नॉट हैव बीन डन। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस्मान डार साहब की बात से। ऑलराइट, तो अगर अब ये फैसला करते हैं खान साहब के हटा दिया जाए शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी से, तो क्या इतना आसान मतलब होगा? देखे ना, एक अगर कोई भी नहीं फैसला देखे ना, बात होती है कि एक हम सब कोई ना कोई जॉब करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर एक चीज़ गलत हो जाए तो उससे पूरे सब चीज़ें तो नहीं ख़राब हो जाती। एक असूली तौर पर फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, और होना भी चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर इफेक्टिवली बनाना है तो उस वजह से शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया था। अब तो खैर वो वैसे भी बाहर आ गए हैं, लेकिन वो उस्मान डार साहब की जो बात थी वो सही थी, लेकिन उसकी वजह से आप पूरा सिस्टम को तो नहीं तहस नहस कर सकते कि जी उन्होंने एक गलत कदम उठाया तो अब आप वो भी उस्मान डार साहब याद कर लें तो तमाम वीडियोस पिछले 10 साल की निकाल लें, कभी किसी ने अपने लीडर के बारे में इतने आराम से माना भी होगा, ये भी ज़रा देख ले। सो हमें राइट और रॉन्ग का एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, समझ आता भाई है अपने कि जहाँ गलती अपने भाई असद उमर के लिए भी मान जाएं कि वो भी कुछ काम ठीक कर रहे हैं। क्या मान जाएं? ओ खुदा के लिए यार, तो उनकी पॉलिसीज को मैं फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे ऑफ एयर भी मिलेंगे ना, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इतना डिज़ास्टर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि उस डिज़ास्टर की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि आप लोगों को इमरान खान ने एक सबको सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा दिया। साहब इतने अच्छे नोट पर एंडिंग हो रही थी, निकम्मा है, आप बीच में जानबूझकर इकोनॉमी को ले आए हैं। सॉरी गाइस, आई हैव टू क्लोज द शो। थैंक यू वेरी मच गाइस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला आपसे मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मीनवाइल फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू सून, अल्लाह हाफिज। आज